आपको पता चल जाए। ठीक है दिनेश सिंह जी, आपके पास मैं आऊँगा। दिनेश सिंह जी, आप बताइएगा, जैसे दोनों लोगों ने कहा और जिस तरह से इंजीनियर रशीद बाहर आए, उन्होंने कैसे सभी पार्टियों को जो है वो घेरे में लिया, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष जो है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो या फिर महबूबा मुफ्ती हो, वो लगातार ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये बताएं कि ये बीजेपी की तरफ से इन्हें छोड़ा गया है, ये बीजेपी की तरफ से हैं और बीजेपी समर्थन कर रही है। तो क्या ये भी वो अपने वोट बैंक के, विशेष समुदाय के वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह से बातें कर रहे हैं, ताकि जो बीजेपी की तरफ या फिर जो बीजेपी के पिछले 10 सालों में जो कार्यकाल रहा है, लोग उसकी तरफ आकर्षित ना हो और एक नैरेटिव लोगों के बीच छेड़ा जाए कि हाँ जी, इंजीनियर रशीद जो है वो बीजेपी की तरफ से। जी, आप सभी को प्रणाम चित्तर जी। देखिए, सबसे पहले से शुरुआत में अगर करूं, जैसे बारामूला की सीट से इंजीनियर रशीद जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और उन्होंने जैसे कि वहां का बहुत बड़ा चेहरा, मतलब जिसने जैसे अब्दुल्ला परिवार ने सबसे ज्यादा लंबे समय तक राज किया कश्मीर में, तो उनके मतलब एक तरह से जैसे मान के चले कि उन्हीं के परिवार के सदस्य को, और जो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो उनको एक लंबे अंतर से हराना एक अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज नीचे तक गया। उसका मतलब ये था कि इनकी पकड़ कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में पड़ चुकी है और उसके बाद छटपटाने की सिर्फ कार्य किया। दूसरी बात जैसे ये थी कि जैसे अपने तरीके से अपने जैसे एक तरह से ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम जो इन्होंने किया, कि कहीं ना कहीं जो पकड़ थी, राजनीतिक पकड़ के साथ साथ में जनता के साथ में कदम मिलाते हुए नजर नहीं आ रहे, और जनता के साथ मतलब उस तरीके से तो पोलराइजेशन करने की इनको आवश्यकता पड़ी। उसका भी मैं आपको स्पष्टीकरण देता हूँ साथ में, कि जैसे कि शंकराचार्य मंदिर का नाम बदलना, जैसे अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने जाहिर किया, और उसके बाद में जैसे कि हरि पर्वत का नाम जो है वो बदलने का अपने मैनिफेस्टो में वादा किया, और उसके बाद में 370 जो है दोबारा बहाल करने का वादा किया, जो कि चीजें संभव नहीं है क्योंकि उनके पास इसका अधिकार ही नहीं है। क्योंकि उसका अधिकार करने के लिए इनका जैसे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनको अपनी सरकार लानी पड़े केंद्र में, जो कि संभव नहीं है। और दूसरा उसके अलावा देखिए, जैसे कि अपने मैनिफेस्टो और तमाम बहुत बड़े बड़े वादे किए, कैसा पूरा करेंगे कैसे पूरे नहीं करेंगे वो तो वो खुद जाने उस चीज को लेकर के। लेकिन पोलराइजेशन के मामले में ये जो गया, तो ये कहीं ना कहीं बूमरैंग करके वापस यू टर्न करके नुकसान करने का कार्य जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ में लंबी दूरी में मार करने का कार्य करेगा कांग्रेस के लिए। क्योंकि कांग्रेस ने इनके लिए ना तो इसमें हाँ किया ना किया, ना उसमें सहमति जताई ना कुछ, क्योंकि पीछे एक कदम उनको पीछे लेना पड़ा। लेकिन साथ में ये भी नहीं कहा कि हम लोग इसी का समर्थन नहीं करते, उससे टूरिज्म पे फर्क पड़ेगा और जो फर्क पड़ेगा। दूसरा जैसे आते हैं इंजीनियर रशीद पे, तो जैसे मान के चले सिर्फ 5 लोकसभा सीट है, 5 में से मतलब जैसे एक सीट जो है वो इंजीनियर रशीद ने अगर जीती, तो इसका मतलब ये मान के चलते हैं कि 18-20% जो वोट्स हैं वो एक तरह से कमांड कर दिया है। तो वो मान के वो वोट वो हो गए, और उसके अलावा मान के चले कि जैसे पीडीपी और जो दूसरे जैसे जो अन्य दल जो जैसे मान के मतलब जो कांग्रेस हो गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, तो इनके जो वोट्स हैं तो अलग अलग जो इसका विभाजन होगा, जिसको पोलराइजेशन करने की कोशिश की गई, तो उसमें किस तरीके से मतलब उसमें इनको समर्थन कितना मिले क्या मिलेगा वो तो आगे जाने की बात है। लेकिन सबसे बड़ा दाव जो मतलब एक तरह से भाजपा ने, मैं थोड़ा समय चाहूंगा कि भाजपा ने घाटी में सबसे बड़ा दाव ये खेला कि अपने जो कैंडिडेट जैसे उतारे, जैसे कि सभी सीट पे कैंडिडेट नहीं उतारे, जैसे मान के चले कि वहां पर जो आधी सीट पे उतारे और करीब करीब 28 सीट जो है उसमें कैंडिडेट नहीं उतारे, और उसमें एक तरह से जो मतलब भाजपा जो है वहाँ के इंडिपेंडेंट और जो जिताऊ जैसे छोटी मोटी पार्टी जो है उनके कैंडिडेट्स को समर्थन देगी, तो ये अपने आप में थ्रोप का होगा। और उन्होंने उस तरीके से होगा कि बढ़ चढ़ के 220 जो मुस्लिम कैंडिडेट्स माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं उनको टिकट देने का रखे। तो एक तरह से सभी के सभी जो दाव जो है उन्होंने अपने तरीके से बहुत परफेक्ट तरीके खेले, तो उसमें कहीं ना कहीं नुकसान होगा और बड़ा मुश्किल होगा कि किस तरीके से बीजेपी हरा पाएगी। तो अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि भाजपा जो है वो एक नंबर पे